प्रिय छात्रों, आज हम लोग केंद्रीय बैंक के विषय में चर्चा करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग केंद्रीय बैंक का अर्थ, केंद्रीय बैंक की परिभाषा, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर तथा केंद्रीय बैंक के कार्य पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग केंद्रीय बैंक का अर्थ समझते हैं। केंद्रीय बैंक किसी देश का वह शीर्ष बैंक होता है जो उस देश के व्यापक आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर मुद्रा तथा साख को नियंत्रित करता है। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे बैंक क्या होता है। अगर हम व्यापारिक बैंक की बात करते हैं तो व्यापारिक बैंक वो होता है जो मुद्रा और साख में व्यापार करता है, लेकिन केंद्रीय बैंक कौन होता है जो मुद्रा और साख को नियंत्रित करता है और नियंत्रित इस हिसाब से करता है कि उस देश की आर्थिक हितों की क्षति न होने पाए। कोई भी देश आर्थिक प्रगति के लिए गोल बनाते हैं, उन गोल के उन उद्देश्यों के प्रति जो उस देश का केंद्रीय बैंक होता है मुद्रा तथा साख को नियंत्रित करता है। व्यापारिक बैंक किसी भी देश में अनेकों हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक की बात करते हैं उस देश में एक ही होता है और वही सबसे शीर्ष बैंक होता है। अगर हम बात करें केंद्रीय बैंक के उदाहरणों की, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। पाकिस्तान आजादी के बाद 1 वर्ष तक भारतीय रिजर्व बैंक ही उस देश का सेंट्रल बैंक था, जब तक कि पाकिस्तान का अपना केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना नहीं होगी। यूएसए का जो केंद्रीय बैंक है वह है फेडरल बैंक। इसी प्रकार चाइना का बैंक ऑफ पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है। हम बात करते हैं यदि बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक का नाम है बांग्लादेश बैंक। श्रीलंका का है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। सभी देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर उस देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करती है। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोगों ने केंद्रीय बैंक के अर्थ को भली भांति समझ लिया है। अब हम लोग केंद्रीय बैंक की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय बैंक की जो परिभाषा है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उनके कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए दिया। किसी भी अर्थशास्त्री ने समग्र रूप से ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी है जो कि केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का बता सके। कुछ कार्यों को आधार बनाकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय बैंक की परिभाषा दी है, जो निम्नवत है। अगर हम बात करें कैंट महोदय के अनुसार, तो कैंट महोदय ने केंद्रीय बैंक की जो परिभाषा दी है, केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे जनहित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार और संकुचन का कार्य दिया गया है। इन्होंने एक कार्य को आधार बनाया है, वो कौन सा कार्य है? मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा का विस्तार और संकुचन, अर्थात कितनी मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था में रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, कितनी मुद्रा हमारे बैंकों के पास रहेगी, कितनी मुद्रा हमारी जनता के पास रहेगी। ये जो कार्य है
वो केंद्रीय बैंक करता है और उसी कार्य को आधार बना के केंट महोदय ने ये परिभाषा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर किसी भी देश के बैंक को मुद्रा की मात्रा को संकुचन और विस्तार का अधिकार दे दिया जाए तो उसे हम केंद्रीय बैंक कह देंगे। लेकिन यह परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। अब हम बात करते हैं हार्ट्रे महोदय ने जो केंद्रीय बैंक की परिभाषा दी है। हार्ट्रे महोदय के अनुसार केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि यह अन्य बैंकों के अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। हार्ट्रे महोदय ने जो कार्य को आधार बनाया है वह है कार्य अंतिम ऋणदाता। किसी भी देश के जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस देश में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा उपलब्ध कराता है, अर्थात उनके लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। ये जो परिभाषाएं हैं अपने आप में संपूर्ण नहीं है। ये इसी प्रकार है कि अगर कोई अंधा है और हाथी को अगर किसी ने सूंड पकड़ लिया तो बोलता है हाथी का आकार सूंडमती है। अगर कोई उसके कान पकड़ लेता है तो बोलता है सूप की तरह है। अगर कोई अंधा हाथी का पूंछ पकड़ ले रहा तो बोलेगा कि जो हाथी है वो झाड़ू की तरह है। कोई पैर पकड़ता है तो बोलता है हाथी खंभे की तरह है, जबकि हाथी का आकार अलग है। इसी प्रकार हम अगर सेंट्रल बैंक के समग्र कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उसकी एक उचित परिभाषा दें तो केंद्रीय बैंक किसी देश की एक ऐसी शीर्ष संस्था है जो देश की आर्थिक प्रकृति को वांछित दिशा तथा गति देने के लिए देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख व्यवस्था, ये तीन व्यवस्थाएं हैं, मौद्रिक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था तथा साख व्यवस्था। मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख व्यवस्था इन तीनों व्यवस्थाओं के नियमन का कार्य करती है, नियंत्रण का कार्य करती है तथा निर्देशन का कार्य करती है। केंद्रीय बैंक जो हमारी तीन व्यवस्थाएं हैं, मौद्रिक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था और साख व्यवस्था। मौद्रिक व्यवस्था के नियमन से मतलब है मुद्रा का छपाई हो गया, मुद्रा की आपूर्ति हो गई। नियंत्रण, कितनी मुद्रा जनता के पास रहेगी, कितनी मुद्रा बैंकों के पास रहेगी, जो उसका नीतिगत निर्णय होता है वो सेंट्रल बैंक लेती है उस देश में। बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था के नियमन, बैंकों को लाइसेंस देना। नियंत्रण, बैंकों पर नियंत्रित करना कि कहीं वो जनता के हितों का उपेक्षा तो नहीं कर रही है। निर्देशन देना, सरकार के नीतियों के तहत उन्हें आवश्यक निर्देश देना, यह आता है केंद्रीय बैंक का मौद्रिक व्यवस्था के तहत। साख व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार से ऋण दिया जा रहा है, ऋणों की पॉलिसी कैसे बनाई जा रही है, ये सारी चीजें उस देश का केंद्रीय बैंक करता है। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी हम लोग केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के अंतर पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय बैंक के अर्थ और परिभाषाओं पर चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर करेंगे। केंद्रीय बैंक जो होता है किसी भी देश में एक ही होता है, यानी एक देश में एक से ज्यादा केंद्रीय बैंक नहीं होता है। अगर हम संख्या की बात करें तो एक देश में एक केंद्रीय बैंक होगा। छूट गया है।
एक ही केंद्रीय बैंक होता है। अगर व्यापारिक बैंक की बात करें तो एक देश में व्यापारिक बैंकों की संख्या के संदर्भ में कोई भी नियम नहीं है, यानी एक से अधिक अनेक केंद्रीय व्यापारिक बैंक किसी भी देश में हो सकते हैं। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जो केंद्रीय बैंक का उद्देश्य होता है मुद्रा तथा साख का नियमन तथा नियंत्रण करना। केंद्रीय बैंक उस देश की मुद्रा तथा साख व्यवस्था का नियमन करती है, नियंत्रण करती है। अगर हम व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य देते हैं तो व्यापारिक बैंक जो होता है मुद्रा तथा साख का व्यापार कर लाभ कमाती है। अगर व्यापारिक बैंक का जो उद्देश्य है वो मुद्रा तथा साख का व्यापार कर लाभ कमाना होता है। इसी प्रकार का स्वामित्व के आधार पर केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर करें तो अधिकतर देशों में केंद्रीय बैंक का जो स्वामित्व होता है उस देश की सरकार के पास होता है। भारत में भी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो उसकी 5 करोड़ जो पूंजी का अंश है वो भारत सरकार के पास है। इस हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के स्वामित्व में है। लेकिन अगर हम व्यापारिक बैंकों की बात करें तो जो व्यापारिक बैंकों का स्वामित्व निजी व सरकार दोनों के पास हो सकता है। आज की डेट में सरकार के पास 12 बैंकों का स्वामित्व है, शेष बैंकों का स्वामित्व निजी क्षेत्रों में है। नोट निगमन के आधार पर यदि अंतर करें तो केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार होता है। केवल केंद्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन का अधिकार होता है। व्यापारिक बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार नहीं होता है। कोई भी व्यापारिक बैंक नोट को नहीं छाप सकती है। नोट छापने का अधिकार उस देश की केंद्रीय बैंक को है। भारत में नोट छापने का जो अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। भारत सरकार केवल 1 रुपए के नोट को छापती है, शेष 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अब बात करते हैं जनता से संबंध में, तो केंद्रीय बैंक का जनता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। कोई भी जनता केंद्रीय बैंक के पास पैसा जमा कर पाती है न तो केंद्रीय बैंक से पैसा ले पाती है, यानी सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि केंद्रीय बैंक जो भी नियम बनाते हैं वो हमारे हितों को ध्यान में रख के बनाते हैं, उसका कहीं न कहीं हम पर प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन प्रत्यक्ष संबंध हमारा केंद्रीय बैंक से नहीं होता है। लेकिन व्यापारिक बैंकों का जनता से सीधा संबंध होता है, अर्थात जो भी जनता है व्यापारिक बैंकों में पैसा जमा करती है, उनसे लोन लेती है। अब बात करते हैं ऋणदाता के आधार पर, तो केंद्रीय बैंक जो होता है व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, अर्थात केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का ऋणदाता होता है और व्यापारिक बैंक जो होते हैं उद्योगपतियों तथा जनता को ऋण देते हैं। अर्थात जो व्यापारिक बैंक है वो उद्योगपतियों और जनता का ऋणदाता है। आप लोग केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के अंतर को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्य और उन कार्यों को करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।